चलो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बारात बस दुल्हन को लेकर पहुंचने ही वाली होगी। सीमा बोली। अरे भाभी, अब बहुत ही उतावली हो रही है बहू के आने पर। अभी खुश हो लो, फिर पता नहीं बहू कैसी निकले। ननंद ने भाभी की चुटकी लेते हुए कहा। ऐसा ना कहो दीदी, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। अपने पापा की इकलौती लड़की है। माँ नहीं है बेचारी के। जब मैं पहली बार मिली थी तभी उसके संस्कारों का पता चल गया था। सीमा बोली। देखते हैं भाभी। फिर से रानी बोल पड़ी। सीमा भी बोली। देख लेंगे दीदी। तभी बाराती बहू को लेकर आ पहुंचे। सीमा अपनी माँ से बोली, माँ लो, आ गई बारात, अब देख लेना अपने नाती की बहू की कैसी है। तभी कमला देवी, जो कि सीमा की माँ है, उन्होंने कहा, क्यों ना देखूंगी, अपनी नाती की बहू को कब से इंतजार कर रही हूँ। तुझे याद है ना, जिस साल तेरे चंद्रांश का जन्म हुआ था उसी समय तेरे बाबूजी गुजरे थे। मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही चंद्रांश के रूप में पुनर्जन्म लिया है। हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वैसे वैसे ही हाव भाव। हाँ हाँ माँ, सब याद है। और कितनी बार यही कहानी सुनाओगी। अब बहू का गृह प्रवेश करवाओगी कि नहीं। तुम्हें मैंने इसलिए तो यहाँ खास तौर पर बुलवाया था कि मेरी सासू माँ नहीं, बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत जरूरी होता है शादी ब्याह जैसे माहौल में, ताकि सारे नेक आचार ठीक तरीके से हो सके। हाँ जाती हूँ, कमला देवी बोली। बहू जैसे ही दरवाजे की चौखट पर आई, प्रिया ने द्वार पूजा की रस्म की और भैया भाभी ने भी खुश होकर मुंह मांगा, दान दे दिया। फिर सीमा ने कमला देवी से पूछा, अब बताओ माँ, कैसे गृह प्रवेश करवाना है। कमला देवी जैसे जैसे बताती गई, सीमा वैसे ही करवाती गई। अब बहू की मुंह दिखाई रस्म की बारी थी। बहू को अंदर बैठाया गया। तभी कमला देवी बोली, पहले बहू को उसके कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। थोड़ा हाथ पैर सीधे कर ले, फिर अगली रस्म करवाना। बेचारी थक गई होगी, और थोड़ा खाना पीना भी खिला देना। सब पूछ लेना। अभी उसके लिए नया घर है, ना तो संकोचवश कुछ न कह पाए तो हमें समझना होगा। तभी सीमा बोली, चल प्रिया, भाभी को उनके कमरे में ले जा। और हाँ, वहीं रहना, अकेले मत छोड़ना। नई बहू को अकेले नहीं छोड़ते, कमला देवी बोल पड़ी। थोड़ी देर बाद नई बहू आराम करके आ गई। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू होनी थी। तभी सीमा ने कमला देवी से कहा, चलो माँ, तुम ही शुरू करो, क्योंकि तुम ही सबसे बड़ी हो। कमला ने जैसे ही नई बहू नेहा का घूंघट उठाया, वह आश्चर्यचकित रह गई। उसका माथा घूम गया और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। जल्दी जल्दी कमला को उठाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा और बोले, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थकावट से चक्कर आ गया होगा। आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन असली बात तो सिर्फ कमला देवी को ही पता थी और उन्हें उलझन हो रही थी। वे ज्यादा देर तक इस बात को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती थीं। वह अब मौका ढूंढ रही थी अपनी बात बताने के लिए। तभी सीमा ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और पास जाकर बोली, माँ क्या बात है, तुम बहू को देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई। कमला देवी बोली, बताती हूँ, थोड़ा भीड़ तो कम होने दे, और जब तक सबसे कहूंगी नहीं, मन में बहुत बड़ा बोझ रहेगा। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। तभी सीमा की ननद रानी बोल पड़ी, भाभी, आज दूल्हा दुल्हन का कमरा भी तो सजवाना पड़ेगा। सीमा बोली, आज रात नहीं, कल हम अपने गांव जाएंगे। जब तक दूल्हा दुल्हन कुलदेवी के दर्शन नहीं करते, तब तक दोनों अलग अलग ही रहेंगे। गांव से वापस आने पर कमरे की सजावट होगी। हाँ भाभी, आज अगर माँ होती तो वह भी यही कहती, रानी बोली। तभी सीमा बोली, पहले यह जानना है कि माँ नेहा बहू को देखकर इतनी हैरान क्यों रह गई। पहले सब खाना खा लो, फिर बैठक में ही माँ से सारी बातें पूछते हैं। रानी बोली, ठीक है भाभी, मैं खाना लगवाती हूँ। वैसे भी सुबह से सब थक गए होंगे, अब सब खाना खाकर आराम करेंगे। कल भी तो बहुत काम होंगे। गांव जो जाना है। सीमा बोली, हाँ दीदी, हल्की सर्दी थी, कमरे में तसले में आग भी जला रखी थी, तापने के लिए काफी रात हो रही थी। सब खाना खाकर एक साथ बैठक में पहुंच गए कमला देवी की बात सुनने के लिए। किसी ने शाल ओढ़ा था तो कोई कंबल ओढ़कर बैठ गया, लेकिन अच्छा माहौल था। सब एक साथ थे। कमला देवी बोली, घर के सारे सदस्य आ गए। सब बोले, हाँ नानी, अब शुरू भी कीजिए कि ऐसी क्या बात है जो आप हम सबसे कहना चाहती थी। प्रिया बोली, हाँ बताती हूँ। और कमला देवी ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। तेरे नाना जी अर्जुन सिंह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहते थे।
आज से लगभग 70 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज की तरह ज्यादा विकास नहीं हुआ था। तुम्हारे नाना जी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी और बड़ी जमीन के मालिक थे वो। उनके खेतों में एक काका काम करते थे। उनके बेटे और बहू बहुत पहले ही हैजे की चपेट में आकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन उनकी एक बेटी थी, वही बूढ़े काका का सहारा थी। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, जिससे भी बात करती वो ही उसकी बातों से मोहित हो जाता। काका सिर्फ उसके लिए ही जी रहे थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को चूल्हा जलाकर जो भी रूखा सूखा बनता दादा और पोती खाकर सो जाते। आज से 75 साल पहले गांव का जीवन भी तो बहुत कठिन होता था, खासकर गरीबों के लिए। कच्चे घर होते थे खपरेल वाले। रात में बिजली नहीं, पानी भी कोसों दूर कुएं से लाना पड़ता था। सर्दियों में तो तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं होते थे और गर्मियों में तो बस पेड़ों की छांव ही हुआ करती थी, या तो पेड़ों की हवा हुआ करती थी जो शीतलता पहुंचाती थी। बरसात में तो और भी बुरा हाल होता था। कच्ची सड़कें, वह भी कीचड़ से लथपथ, आधे आधे पैर समा जाते थे। 3 महीने लगातार बारिश होती थी, सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं होते थे। हाँ, तो जो काका थे वह जमींदार साहब के खेतों में काम करते थे। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर पड़े। उनकी 5 साल की पोती मीरा रोने लगी। वहीं खेतों में काम कर रहे लोगों ने उन्हें उठाया। जमींदार साहब तक खबर पहुंची। जमींदार साहब इतने भी बुरे नहीं थे। उन्होंने कहा, हरिया, अब तुम बूढ़े हो गए हो तो तुम अब खेतों में काम मत करो। हरिया काका बोले, हुजूर, फिर खाएंगे क्या? यह नन्ही सी बच्ची है, इसका पेट कैसे पालूंगा? जमींदार साहब बोले, ऐसा करो, तुम यहीं हवेली पर आ जाया करो। सामने वाले बाड़े में बहुत से जानवर हैं, उनकी देखभाल कर दिया करो और वहीं खाना भी खा लिया करो। हरिया काका बोले, ठीक है मालिक, लेकिन ये बच्ची भी मेरे साथ आएगी क्योंकि इसे मैं खेतों में भी ले जाता था। जमींदार साहब बोले, ठीक है। दूसरे दिन हरिया काका मीरा के साथ हवेली पहुंच गए। मीरा जैसे ही हवेली के बाड़े में पहुंची, एक गेंद आई और उसके सर पर लग गई। तभी गेंद को ढूंढते हुए तुम्हारे नाना जी अर्जुन सिंह आ पहुंचे। उन्होंने मीरा से गेंद मांगी, लेकिन मीरा ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। मीरा बोली, मैं गेंद नहीं दूंगी। अर्जुन बोला, लेकिन क्यों, मेरे सर पर गेंद लगी है और चोट लग गई इसलिए। मीरा बोली। तभी अर्जुन ने अपने दोनों कान पकड़े और माफी मांगते हुए कहा कि आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा, और मीरा ने भी मुस्कुराकर अर्जुन की गेंद वापस कर दी। इसी तरह धीरे धीरे मीरा और अर्जुन में गहरी दोस्ती हो गई। क्योंकि हरिया के साथ मीरा भी रोज हवेली जाती तो दिन भर दोनों साथ में खेलते। कभी कभी तो अर्जुन अपने हिस्से का खाना भी चुपके से मीरा को दे जाता। अब अर्जुन ने अपने और भी बाकी दोस्तों के साथ खेलना छोड़ दिया था। वह दिन भर मीरा के साथ ही खेलता था। यह सब अर्जुन की माँ को पसंद नहीं था कि किसी गरीब मजदूर की लड़की उनके बेटे के साथ घुले मिले। उन्होंने अर्जुन के पिताजी से कहा तो वह बोले, बच्चे हैं, खेलने दो, अभी ना समझ है, और यह कहकर उन्होंने बात टाल दी। दोनों बच्चों को अब एक दूसरे के साथ की आदत पड़ चुकी थी। एक बार हरिया बीमार पड़ गया। 2-3 दिन हो गए हवेली ना जा सका। उधर अर्जुन को भी मीरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा को वह प्यार से मीरी कहने लगा था और मीरा अर्जुन को छोटे ठाकुर ही कहती थी। बस फिर क्या था, अर्जुन गांव की ओर निकल पड़ा, मीरा से मिलने हरिया काका के घर। गांव का कच्चा और धूल भरा रास्ता, लोगों से पूछते पूछते पहुंच गया हरिया काका के घर। देखा तो एक छोटा सा बाड़ा है, बगल में घना नीम का पेड़। नीम के पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी खड़ी है, लेकिन वहां कोई बैल नहीं बंधे हैं। बगल में एक नाद बनी थी, शायद बहुत पुरानी थी, लेकिन अभी तो जगह जगह से टूट चुकी थी। कच्ची मिट्टी की जो बनी थी, कच्चा घर था, खपरेल छाया हुआ। अर्जुन घर के दरवाजे के पास पहुंचा और सांकल खटखटाई। मीरा ने दरवाजा खोला तो बहुत ही खुश हुई। अरे छोटे ठाकुर, तुम हमारे घर आ गए। मीरा बोली, हाँ, 2-3 दिन से तुम हवेली नहीं आई तो चला आया तुमसे मिलने। हाँ, दादा की तबीयत खराब है तो वह काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आ पाए। हम दोनों, मीरा बोली। तभी अंदर से हरिया ने आवाज दी, किससे बतिया रही है मीरा? अरे दादा, छोटे ठाकुर आए हम लोगों से मिलने। मीरा खुश होकर बोली, अच्छा, छोटे ठाकुर आए हैं तो पगली बाहर ही क्यों खड़ा रखा है?
उन्हें जरा अंदर बुला ले। हरिया बोला, आओ छोटे ठाकुर, आओ, और कैसे आना हुआ? हरिया ने अर्जुन से पूछा। वो कई दिन हो गए, आप लोग हवेली पर नहीं आए थे, तो मैं आज चुपके से बिना किसी को बताए आप लोगों से मिलने चला आया। अर्जुन बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। छोटे ठाकुर किसको बिना बताए ही चले आए? तभी दरवाजे पर फिर किसी ने सांकल खटखटाई। मीरा ढाककर दरवाजे पर गई और अंदर आते हुए बोली, पड़ोस वाली काकी थी। दादा की तबीयत खराब है और मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो खाना देने आई थी खाना। अर्जुन चिल्लाकर बोला, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, पता है, आप लोग के घर का पता पूछते पूछते भूख भी लगी और प्यास भी। मीरा बोली, हाँ हाँ, लो तुम भी खाना खा लो। छोटे ठाकुर और मीरा ने सबके लिए मटके से अलग अलग लोटा भर दिया और अलग अलग थाली ले आई। फिर मीरा ने खाना खोला, देखा तो आलू टमाटर की तीखी वाली ढेर सारी हरा धनिया डालकर सब्जी थी, प्याज की चटनी, एक लोटे में बघार वाली छाछ और चूल्हे की मोटी मोटी ज्वार वाली घी में सराबोर रोटियां आई थीं। अरे इतना अच्छा खाना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, जरा जल्दी जल्दी तो परोसो। अर्जुन खाने को ललचाई नजरों से देखते हुए बोला, हाँ हाँ परोसती हूँ, थोड़ा सब्र रखो छोटे ठाकुर, मीरा बोली। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। खाना कम पड़ गया, मीरा थोड़ा सा खाकर उठ गई। वह चाहती थी कि अर्जुन भरपेट खाना खा ले। वह सुबह का बचा हुआ दलिया ले आई, एक लोटे से दूध निकालकर दलिये में मिलाया और खाने लगी। अब अर्जुन बोला, चल कुछ खेलते हैं। मीरा अपने सारे मिट्टी के बर्तन लेकर बैठ गई, चूल्हा, चकला, बेलन, हांडी और न जाने क्या क्या। मैं लड़का हूं, मैं क्या करूंगा तेरे चूल्हे चौके का, मैं ऐसे खेल नहीं खेलता, चल कुछ बाहर चलकर खेलते हैं। अर्जुन बोला। तभी हरिया बोला, छोटे ठाकुर अब तुम हवेली जाओ, ऐसा ना हो कि सब तुम्हें ढूंढ रहे हों। अर्जुन अनमने मन से बोला, ठीक है मैं जाता हूं। और मीरा अर्जुन को दरवाजे तक छोड़ने आई और तब तक उसे निहारती रही जबकि वह गली के आखिरी छोर में ओझल न हो गया। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे, फिर भी साथ साथ खेलते, कभी हरे हरे खेतों में तो कभी तालाब के किनारे। अब दोनों ही 12 साल के हो चुके थे। अर्जुन की माँ को उनका साथ साथ रहना बहुत खटकता था। उसने जमींदार साहब से कहा तो उन्होंने अर्जुन को शहर के स्कूल में डलवा दिया और वह वहीं हॉस्टल में रहने लगा। इधर मीरा भी अपने घर के सारे काम करने लगी थी। दादा के साथ जानवरों को संभालती थी। हर गाय और बछड़ा उसे पहचानने लगा था। कभी कभी ज्यादा पैसों के लिए खेतों में कटाई कर लेती, जिससे आमदनी हो जाती। उसे अपनी खुद की गाय खरीदने की धुन सवार हो गई थी। और फिर अब अर्जुन भी नहीं था तो किससे बतिया आती, इसलिए अपने आप को काम में व्यस्त रखती। जीवन ऐसे ही चल रहा था। अब मीरा ने हवेली जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने भी एक आध गाय और कुछ बकरियां पाल ली थी। दिन भर उसी में व्यस्त रहती। उसने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा दूध बेचकर और बकरियों के बच्चे बेचकर थोड़ी बहुत बचत करके कुछ पैसे इकट्ठे करेंगी और खुद की जमीन खरीदकर खेती करेगी। तभी उसके बगल वाले काका, जो काकी उन्हें खाना दे जाती थी, उनके पति उन्हें सांप ने काट लिया और वे नहीं रहे। काकी के कोई भी अपना नहीं था, एक छोटा सा बेटा था, वह भी गोद में, और कोई बचत भी नहीं थी और ना कोई जीविका का साधन था। तभी मीरा बोली, घबराओ नहीं काकी, मैं हूं ना, और दादा भी है। तुम्हारे पास जो थोड़ी सी जमीन है उसमें मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुमने भी तो हमारे बुरे समय में मदद की है, आखिर एक दूसरे के अब काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। मीरा की बात सुनकर मन की काकी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, हमेशा खुश रह मेरी बच्ची, भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। अब मीरा और मनकी खेतों में काम करती। जो भी बचत होती मीरा सारी मनकी के हाथ में रख देती। मनकी भी उसमें से आधी मीरा को दे देती। बोलती, तू भी आधी की हकदार है। उधर अर्जुन भी शहर से एक आध 2 दिन के लिए गांव आता। कभी कभार मीरा से भी मिलने उनके घर आ जाता। लेकिन अब मीरा पहले की तरह अर्जुन से बातें ना करती और ना उसके पास बैठती, बस उसकी पसंद का खाना पूछकर बनाकर खिला देती। अब उसके चेहरे पर अर्जुन को देखकर लज्जा के भाव आने लगे थे। उसे अब अर्जुन से बात करने में संकोच होता था। अर्जुन ने एक बार पूछा भी कि मीरी क्या हुआ, अब तुम पहले जैसे बातें क्यों नहीं करती, मुझसे हमेशा दूर भागती हो। मीरी शर्माते हुए बोली, बस ऐसे ही। इसी बीच कुछ दिनों बाद मन की काकी बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि फिर कभी भी उठ ना सकी।
अब उनके बच्चे की और खेत की जिम्मेदारी मीरा पर आ गई। मीरा ने मंकी काकी के बेटे गोविंद को गोद ले लिया और उसकी ज़्यादा मैया बनकर उसे पालने लगी। अब खेत में उसे अकेले काम करना पड़ता, फिर गोविंद को भी संभालती। हरिया की हालत भी अब जर्जर हो चुकी थी। वह भी आए दिन बीमार रहने लगे थे। गोविंद भी अब बड़ा हो रहा था और मीरा जवान। गोविंद भी मीरा को माँ ही बुलाता। उधर अब मीरा 18 साल की हो चुकी थी। अब हरिया को उसके ब्याह की चिंता हो रही थी, लेकिन मीरा यह कहकर मना कर देती कि जो भी गोविंद को अपनाएगा उसी से ब्याह करेंगी। लेकिन मन के किसी कोने में तो अर्जुन बसा था। उधर अर्जुन भी अब जवान हो चला था। उसके मन से भी अभी मीरा दूर नहीं हुई थी। जब कभी अर्जुन गांव आता तो हरिया और मीरा से मिलने जरूर आता। कुछ दिनों बाद हरिया भी भगवान को प्यारे हो गए। अब मीरा के सर पर किसी भी हाथ का सहारा न बचा था, लेकिन उसे जीना था, क्योंकि अब गोविंद उसकी जिम्मेदारी था। इसी तरह 1-2 साल और बीत गए। अब मीरा 20 की हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन गांव आया, सीधा मीरा के घर पहुंचा, लेकिन मीरा तो खेत में थी। वह खेत की ओर चल पड़ा। मीरा ने अर्जुन को देखा और बोली, छोटे ठाकुर, तुम इधर ना आया करो, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अर्जुन बोला, ठीक है, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं छोटे ठाकुर, इस जन्म में तो यह नहीं हो सकेगा। कहाँ तुम और कहाँ मैं? मीरा ने जवाब दिया। मैं तुमसे हर हाल में ब्याह करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अर्जुन बोला, बोलो बोलो ना, मुझे चाहती हो? अर्जुन ने फिर पूछा, जब से होश संभाला है छोटे ठाकुर तुम्हारे लिए ही जीती आई हूं। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई उपकार ना होगा। मीरा बोली। अर्जुन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आज ही बाबूजी और माँ से बात करता हूँ। सच छोटे ठाकुर, हमारा ब्याह होगा? मीरा ने खुश होकर पूछा, हाँ होगा, जरूर होगा। अब तो मुझसे बात करने और बोलने में कोई परेशानी नहीं है। अर्जुन ने पूछा। मीरा ने शर्माते हुए ना में सर हिलाया। तो मैं अब हवेली जाकर अभी और इसी वक्त बात करता हूँ। और इतना कहकर अर्जुन चला गया। बहुत दिन हो गए, ना तो अर्जुन मीरा से मिलने आया और ना ही कोई खबर आई। मीरा ने भी सोचा कि अर्जुन वापस शहर लौट गया होगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन मीरा अपने बाड़े में जानवरों के लिए सानी बना रही थी। तभी हवेली से एक आदमी संदेशा लेकर आया। उसने पूछा, हरिया का घर यही है? मीरा बोली, हाँ। उसने कहा, मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है न्योता देने के लिए। किस बात का न्योता? मीरा ने पूछा। वो बोला, ये लो न्योता, कल छोटे ठाकुर का ब्याह है। ठाकुर साहब के कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी के साथ उसी का न्योता है। और इतना कहकर वह चला गया। मीरा हाथ में न्योता लेकर वहीं धम्म से नीचे ही बैठ गई और उसके आंसुओं से वह निमंत्रण पत्र भीगा हो गया। इतने में कहानी सुनाते सुनाते कमला देवी भी रो पड़ी। प्रिया बोली, नानी क्या हुआ? सुनाओ ना कहानी। फिर आगे क्या हुआ? अर्जुन की शादी उस लड़की से हुई। कमला देवी बोली, हाँ हुई ना शादी, और वह लड़की मैं थी। मैंने ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। शादी के बाद तुम्हारे नाना जी ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर मैं उस गरीब से शादी कर लूंगा तो मेरी छोटी बहनें कमवारी बैठी रहेंगी। मुझसे कसम ली गई कि मैं फिर उससे दोबारा ना मिलूं। अब मैं भी बहुत परेशान हो गई। यह सुनकर कमला देवी बोली, फिर आपने क्या किया नानी? प्रिया ने पूछा। फिर मैंने तेरे नाना जी से उस लड़की का पता ठिकाना पूछा और एक रात एक नौकरानी के साथ शाल ओढ़कर उससे मिलने पहुंच गई। वो मुझे देखकर बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा कि छोटे ठाकुर की घरवाली। वो बोली, अरे तुम अंदर आओ बहन। और उसने मुझे एक मोतियों की माला भेंट में दी और बोली, बहन इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैंने कहा है ना। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मुझे मेरे छोटे ठाकुर वापस कर दो। जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। फिर मैंने बताया कि उन्होंने किन मजबूरियों में यह ब्याह किया। उनकी कोई गलती नहीं है। मीरा की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उसने मुझे भरोसा दिलाया और कहा कि बहन अब तुम निश्चिंत हो जाओ। छोटे ठाकुर तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ इस जन्म में, अगले जन्म में मैं किसी को भी उनका नहीं होने दूंगी। और फिर पता नहीं मीरा ने ऐसा क्या जादू किया
कि फिर तुम्हारे नाना जी ने कभी भी मीरा का नाम नहीं लिया। फिर मीरा का क्या हुआ? उसने शादी की? प्रिया ने फिर से कमला देवी से प्रश्न पूछा। नहीं, मीरा ने शादी नहीं की। गोविंद को ही पालने पोसने में सारी जिंदगी लगा दी। बहू भी आ गई थी और पोता भी हो गया था उसके। फिर तुम्हारे नाना जी बहुत बीमार पड़े। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ मांगूंगा तो मेरी इच्छा पूरी करोगी। मैंने कहा हाँ। वह बोले, एक बार मरने से पहले मीरा से मिलना चाहता हूं। मैंने उनकी इच्छा का मान रखा और मीरा को बुलवाया। मीरा को देखकर तुम्हारे नाना जी बहुत खुश हुए और बोले, अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो। मीरा बोली, छोटे ठाकुर तुम भी कौन से जवान रह गए हो। दोनों ने उस दिन सालों बाद दिल खोलकर बातें की और खूब हंसे। फिर मीरा चली गई, लेकिन पता चला कि रात को ही मीरा भगवान के पास चली गई। उस दिन वह संतुष्ट हो चुकी थी शायद। और दूसरे दिन सुबह तुम्हारे नाना जी भी स्वर्ग से धर गए। दोनों का सच्चा प्रेम था और दोनों की उम्र 45 साल थी। और सीमा के बाबूजी यानी कि छोटे ठाकुर बीमार हुए थे, तो हमने सीमा की शादी 17 साल में ही कर दी। 19 साल में चंद्रांश पैदा हो गया था सीमा को, और चंद्रांश उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन छोटे ठाकुर साहब का देहांत हुआ था। तभी चंद्रांश के हाव भाव और शक्ल उनसे मिलती है। सीमा बोली, यह तो ठीक है, लेकिन तुम नेहा बहू को देखकर क्यों आश्चर्य में पड़ी? कमला बोली, यह नेहा बहू नहीं, मीरा है। मेरे पास मीरा का कोई फोटो नहीं है, लेकिन इस जन्म में मीरा ने नेहा के रूप में जन्म लिया है। वह चंद्रांश ही अर्जुन है। दोनों का मिलन फिर से हो गया। कमला देवी ने कहा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से। पाठकों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। नेहा और चंद्रांश पिछले जन्म में अर्जुन और मीरा थे। पिछले जन्म में तो नहीं, लेकिन इस जन्म में दोनों ही एक दूसरे के हो गए थे। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी कमला देवी को हो रही थी। कमला बोली, अब सुन लिया सबने कि मैं नेहा को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुई थी। बहुत बड़ा संयोग है ये मेरे लिए, और सबसे ज्यादा खुशी की बात कि जो मेरी वजह से पहले नहीं मिल पाए, वह अब मिल गए। अब मैं आराम से मर सकूंगी। बहुत बड़ा बोझ था मन में, अब वह हट गया है। और चलो अब सब सो जाओ। कल चंद्रांश और नेहा कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। तभी सीमा बोली, सुबह सुबह सबको तैयार होना है, और जितनी भी औरतें हैं वह सुबह सुबह उठकर सब्जी पूरी बना लेगी, क्योंकि गांव में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। और जब से हम लोगों ने गांव का घर छोड़ दिया है, उसकी हालत भी बहुत जर्जर हो गई। बस अभी सुरक्षित है तो आंगन में लगा हुआ अमरूद का पेड़ और कुआं। अभी पिछली बार गांव गए थे तो पड़ोसियों को कुछ रुपए दे आए थे। आंगन में नया बाथरूम बनवाने के लिए और एक नया हैंडपंप भी लगवाया है। मोटर और टंकी भी लगवाई है। बच्चों के लिए यह सब इंतजाम करवा दिया है। अब वहां एक आध 2 दिन रह सकते हैं, बाकी वहां पहुंचकर देखेंगे। और सुबह सुबह सब तैयार होकर गांव की ओर रवाना हो गए। घर के ही लोगों की 2-3 कार थी, तो कोई परेशानी भी नहीं हुई। सब गांव पहुंचे और थोड़ी दूर पैदल जाकर ही कुलदेवी का मंदिर था। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। गांव वाले कहते थे कि वह मंदिर अंग्रेजों के समय के और पहले का है। दूल्हा दुल्हन की गांठ जोड़कर पूजा के लिए ले जाया जा रहा था। दूल्हे ने सर पर शादी वाली पगड़ी भी पहनी थी। वह जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, वहां 95 से 90 7 साल का एक बूढ़ा बैठा था। उसने जैसे ही चंद्रांश को देखा तो बोला, तुम आ गए वीरेंद्र। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसलिए तू अब तक जिंदा था। एक आस बाकी थी कि एक ना एक दिन तुम और राधा जरूर आओगे, और साथ में राधा भी आई है। चंद्रांश ने यह सुना और बोला, नहीं, मैं वीरेंद्र नहीं हूं, चंद्रांश हूं। उस बूढ़े ने कहा, हाँ हाँ हाँ, नाम बदल जाने से कुछ नहीं होता। सूरत तो वही है, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। भला तुम ही मेरे दोस्त वीरेंद्र हो और घूंघट में राधा ही होगी। मुझे सब मालूम है। सब यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यह बूढ़ा कौन है। तब चंद्रांश के पापा बोले, यह बाबा तो ना जाने कब से इस पेड़ के नीचे रहते हैं। मैंने हमेशा इनको यहीं रहते हुए देखा है। कोई खाने को दे जाता है तो खा लेते हैं। हमेशा से इन्हें कहते सुना है कि अभी मैं नहीं मरूंगा। बहुत बड़ा पाप हुआ था मुझसे, उसका प्रायश्चित अभी बाकी है। आखिर ऐसी क्या बात है, सबने पूछा। चंद्रांश के पापा बोले, इन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका कोई दोस्त था जिसको इन्होंने मार दिया था। फिर ये जेल भी चले गए, और जब से जेल से आए हैं इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। पुराना पेड़ गिर चुका था,
लेकिन इन्होंने ही नया पेड़ फिर से लगाया। कुलदेवी की पूजा करके सब चले आए। लेकिन चंद्रांश को मन ही मन कुछ खटक रहा था। उसके मन में आया कि वह उन बाबा से फिर से मिलकर सारी बात पूछेगा। उधर कमला देवी को भी लगा होना, अहो कोई बात जरूर है। तभी वह बूढ़ा ऐसा कह रहा था। शाम को गांव के खेतों से कुछ ताजी ताजी सब्जियां खरीदी गई और पंसारी से राशन का सामान लेकर घर की औरतों ने आंगन में ही ईंटों का चूल्हा बनाकर सब मिलकर खाना बनाने लगी। सबसे पहले पुरुषों को खाना खिलाया गया, फिर महिलाएं खाना खाकर चूल्हे के पास आग तापने बैठ गई। साथ में बातें भी होती जा रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने चंद्रांश के पापा से कहा, सुनिए, दरवाजे पर कोई है। चंद्रांश के पापा ने दरवाजा खोला। देखा तो वहीं बाबा थे। उन्होंने पूछा, बाबा इतनी रात गए, कहिए कुछ काम है? मुझे वीरेंद्र से मिलना है, उससे माफी मांगकर चला जाऊंगा। अभी तक इसलिए जिंदा हूं कि एक ना एक दिन मेरा दोस्त आएगा और मैं उससे माफी मांगकर इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। चंद्रांश के पापा बोले, यहाँ कोई वीरेंद्र नहीं है। बाबा बोले, हैं जो दूल्हा बनकर मंदिर में आया था, वही मेरा दोस्त है और साथ में राधा भी थी। तुम उसे बुलाओ और साथ में राधा को भी। फिर मैं सारी कहानी सुनाता हूँ। अब सब लोग आंगन में आग जलाकर बैठ गए। बाबा की बात सुनने के लिए बाबा ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। तब अंग्रेजों का राज्य था। हमारे पूर्वज नील की खेती किया करते थे। जबरन उनसे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। उसमें कोई मुनाफा नहीं था। जमीन भी खराब होती थी। ना करने पर अंग्रेज सरकार मनमाना लगान वसूलती थी और कोड़ों की मार भी देती थी। बाद में कई सारे आंदोलनों के बाद नील की खेती तो बंद हो गई, लेकिन खेती की हालत तो जस की तस थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, जानवर भी नहीं होते थे जुताई के लिए। हम किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। हम लोग भूखों मरते थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार को कोई भी दया नहीं थी। न तन पर कपड़े होते थे और न इलाज के लिए पैसे। तब हमें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता था। फिर मैं छोटी मोटी चोरियां करने लगा। अब थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था। कम से कम भूखे पर एक नहीं सोना पड़ता था। घर वालों को भी पता नहीं था कि मैं चोरी करने लगा हूं। फिर एक बार मैंने सोचा कि किसी अंग्रेज अफसर के यहाँ बड़ी चोरी करता हूं। छोटी मोटी चोरी करके तंग आ चुका था। ऐसा ही एक मौका मेरे हाथ लग गया। एक अंग्रेज अफसर के घर से मैंने चोरी तो कर ली। घर वालों को पैसे दिए और कहा कि मैंने इस बार बड़ी चोरी की है। पिताजी बहुत डर गए। उन्होंने सोचा अगर मैं पैसों के साथ पकड़ा गया तो पुलिस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर पिताजी ने मुझे पैसों के साथ रातों रात घर से भाग जाने को कहा और मैं घर छोड़कर चला आया। मैं कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, इस गांव से उस गांव, लेकिन कहीं भी सर ढकने के लिए जगह ना मिली। फिर एक दिन मेरी मुलाकात वीरेंद्र से हुई। वह अनाथ था। उसके माँ बाप नहीं थे। मामा के पास रहता था तो मामी ने घर से निकाल दिया था। एक पेड़ के नीचे भूखा प्यासा बैठा था। मेरी नजर उस पर पड़ी। मैं कुछ खरीद कर खा रहा था। मैंने उसे भी खाने को पूछ लिया। उसने अपनी सारी आपबीती सुना डाली और मैंने भी उससे सब कह दिया। अब हम पक्के दोस्त हो गए थे। उसे भी मैंने छोटी मोटी चोरी करना सिखा दिया। हम चोरियां करते और मजे से रहते। अब उस गांव में भी लीक हम पर शक करने लगे थे कि हम चोर हैं, तो हमने वह गांव भी छोड़ दिया। अपनी अपनी पोटली और डंडा लेकर रहने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। वीरेंद्र 20 साल का था और मैं 22 साल का। ऐसे ही किसी गांव से गुजरते हुए चले जा रहे थे। बहुत ही सुंदर गांव था वह, हरा भरा। हमें प्यास भी लग रही थी। एक कुएं पर पनिहारियां पानी भर रही थी। हम कुएं पर गए और पानी मांगा। वहां हमारी मुलाकात राधा नाम की लड़की से हुई। उसने हमें पानी पिलाया। मुझे राधा एक ही नजर में भाग गई थी, इसलिए मैंने उस गांव में रुकने का मन बना लिया। मैंने वीरेंद्र से कहा, भाई अब कुछ दिनों के लिए इसी गांव को हम अपना ठिकाना बनाते हैं। वीरेंद्र, ठीक है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। चलो यही डेरा डाल लेते हैं। हम उस गांव में रहने लगे। एक छोटा सा माता का मंदिर था। बरगद के पेड़ के नीचे वही कुआं भी था। आसपास छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। गांव से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी जिसके आसपास लोग खेती किया करते थे। हमने सोचा हम भी किसी के खेतों में काम करके गुजारा कर ही लेंगे। हम दोनों का अब गांव में मन लग गया था। वीरेंद्र का तो पता नहीं, लेकिन
मेरा मन तो राधा पर आ गया था। उसकी मासूमियत ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैंने कई बार यह बात राधा से कहनी चाही, लेकिन हिम्मत न हुई। मैंने सोचा कह दूंगा जब राधा मुझसे बात करने लगेंगी, लेकिन राधा कभी भी मुझसे बात ना करती। राधा की सिर्फ दादी थी और दादी के अलावा उसका और कोई अपना नहीं था। फिर मैंने एक बार राधा और वीरेंद्र को साथ साथ खेतों में देख लिया। मैंने छुपकर दोनों की बातें भी सुनी। तब मुझे पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गुस्से से उबल पड़ा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वीरेंद्र शाम को झोपड़ी में आया तो मैंने उसकी पोटली बाहर फेंक दी और उससे कहा कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकता। अपना और कोई इंतजाम कर लो। और वह बिना अपना कसूर पूछे चुपचाप अपनी पोटली उठाकर चला गया। राधा की दादी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि वह वीरेंद्र का ब्याह राधा से करना चाहती है। गांव वालों को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि अब हमने चोरी करना छोड़ दिया था और शरीफ इंसान बनकर उस गांव में रहने लगे थे। वीरेंद्र ने अब अपने लिए एक नई झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगा। अब मुझे तो किसी भी हाल में राधा चाहिए थी। तो मैंने एक रात मंदिर में चोरी की। माता के गहने और दान पात्र से सब चुरा लिया और वीरेंद्र की झोपड़ी में जाकर उसकी पोटली में रख दिया। सुबह हल्ला हुआ कि मंदिर में चोरी हो गई है। अब सबकी तलाशी हुई। मैंने कहा, कल रात मैंने वीरेंद्र को मंदिर के पास जाते देखा था। यही चोर है। उसकी झोपड़ी में सब गए और पोटली से सब बरामद हो गया। मैंने कहा, देखा, यही चोर है। उसे गुस्सा आया और उसने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं चोर नहीं हूं। मेरी मुट्ठी में चाकू था। मुझे पहले से ही गुस्सा भरा था और वह चाकू मैंने वीरेंद्र को घोंप दिया। वीरेंद्र ने दम तोड़ लिया। तभी यह देखकर राधा नदी की ओर भागी और नदी में कूद पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। जब तक सबने ढूंढा, उसके प्राण जा चुके थे। फिर पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। 22 साल की सख्त सजा हुई। मेरे अच्छे व्यवहार से 1-2 साल पहले ही पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया। अब से मैं इसी पेड़ के नीचे रहने लगा कि काश एक दिन वीरेंद्र और राधा आएंगे मुझे माफ करने। मेरी वजह से मासूम प्रेमियों की जान चली गई। तब से मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही है। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिला। आज मैं दोनों को देखकर बहुत खुश हूं। तुम दोनों मेरे पास आओ। बाबा ने दोनों को अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथ में हाथ रखा, फिर चले गए। फिर सब लोग खड़े खड़े सोच रहे थे, यह कैसा संयोग है। इन दोनों के पिछले जन्मों में यह लोग मिल नहीं सके, लेकिन इस जन्म में इनका सच्चा प्यार देखकर भगवान को इन्हें मिलाना ही पड़ा। फिर दूसरे दिन सुबह पता चला कि बाबा नहीं रहे। उनका मृत शरीर पेड़ के नीचे पाया गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।